हेलो स्टूडेंट्स, यूपी एकेडमी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा 12 के केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर सेकंड विलेन में। इससे पहले हम लोगों ने विलेन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियाँ, विलेन को भी समझे हैं। विलेय क्या है, विलायक क्या है, ये हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी कर चुके हैं। आज हम लोग उसके अगले पॉइंट पर डिस्कशन करने वाले हैं, जिसको हम बोलेंगे विलेयता। विलेयता क्या है, सोल्युबिलिटी क्या है, इसको हम समझते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों ने पहले वीडियो में ही देखा, समझा इसको, कि किसी भी विलायक पदार्थ में, किसी भी विलेय पदार्थ की जो मात्रा है वो घोलते जाएं तो एक निश्चित लिमिट तक ही घुल सकती है। अब आप सोचिए कि अगर हम ये बात कह दें कि हमने 1 लीटर पानी में 1 किलोग्राम नमक घोल दिया, तो क्या विश्वास करेंगे? नहीं करेंगे ना। 1 लीटर पानी में 1 किलोग्राम नमक नहीं घुल सकता। क्यों नहीं घुल सकता? क्योंकि 1 लीटर पानी उतना ज़्यादा नहीं है जितना कि 1 किलोग्राम नमक को घोल सके, अपने में घुला सके। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि किसी भी विलायक पदार्थ में, किसी भी विलेय पदार्थ की एक निश्चित मात्रा को ही घोला जा सकता है, वो भी निश्चित ताप पर। अगर ताप में वृद्धि करते हैं तब विलेयता यानी कि विलेय पदार्थ के उसमें घुलने की मात्रा थोड़ा बढ़ जाती है, और अगर ताप कम करते हैं तो उस विलेय पदार्थ का, जो उस विलायक पदार्थ में घुलने की मात्रा कम हो जाती है। अर्थात इस बात को हम इस तरह से अच्छे से अपने दैनिक जीवन में देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किसी भी विलायक पदार्थ के एक निश्चित मात्रा में, एक निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ की निश्चित मात्रा यानी एक लिमिट, एक सीमा तक, एक अंतिम सीमा तक, यानी एक निश्चित मात्रा को ही घोला जा सकता है। इस बेसिस पर, इस आधार पर हम लोगों ने इससे पहले संतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन तीनों के बारे में पढ़ा है। कुछ उसी को डिफाइन करने के लिए विलेयता शब्द है। विलेयता, सोल्युबिलिटी क्या है? निश्चित ताप पर किसी विलायक पदार्थ के 100 ग्राम में, निश्चित ताप पर किसी विलायक पदार्थ के 100 ग्राम में जो अधिकतम या वह संभव मात्रा विलेय पदार्थ की, ग्राम में संभव मात्रा जिसको घोला जा सके, उसको ही उस विलयन की या उस विलेय पदार्थ की, उस विलयन में विलेयता कहते हैं। देखिए, विलेयता, सोल्युबिलिटी, किसी विलायक की निश्चित मात्रा में निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ की निश्चित मात्रा ही घुल सकती है। अर्थात इसको अगर एक परिभाषा देना चाहें तो किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में विलेय हो, अर्थात घुल जाए, उसे उस पदार्थ की विलेयता कहते हैं, उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। तो इस तरह से विलेयता अच्छे से आप समझ सकते हैं। अर्थात विलायक पदार्थ की मात्रा बढ़ाने पर विलेयता बढ़ जाती है, विलायक पदार्थ का तापमान बढ़ाने पर विलेयता बढ़ जाती है। इस प्रकार से विलेयता क्या है? किसी भी विलायक पदार्थ के 100 ग्राम में निश्चित ताप पर घुले हुए विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा को उस विलेय पदार्थ की विलेयता कहते हैं। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि जो विलायक होता है वो ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, और जो विलेय पदार्थ होता है वह ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। और मान लीजिए कि अगर कोई विलायक पदार्थ है, द्रव है, उसमें और कोई विलायक पदार्थ, विलेय पदार्थ, ठोस, नमक, चीनी या फिर कोई भी कार्बनिक जो है अम्ल या फिर कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ जो उसमें घुलता है, यानी कि ठोस पदार्थ को द्रव में घोलेंगे तो भी विलेयता की परिभाषा वहाँ पर विलेयता लागू होगी, यानी विलेयता उसकी एक निश्चित मात्रा में, निश्चित ताप पर निश्चित मात्रा को ही घोल पाएंगे। इसी तरह से गैस, क्या आपने कभी सोचा है कि पानी में मछलियाँ कैसे जिंदा रहती हैं? क्या आपने कभी इस बात को सोचा है कि पानी में पौधे कैसे जिंदा रहते हैं? जबकि हम अच्छी तरह पढ़े हैं कि जो जीव होते हैं, चाहे जो हों, प्लांट्स हों, चाहे एनिमल्स हों, चाहे वो जलचर हों, चाहे स्थलचर हों, चाहे जहाँ पर रहने वाले जीव हों, अगर उनको जिंदा रहना है तो उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। और ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि ऑक्सीजन से ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है बॉडी के अंदर, उससे एनर्जी मिलती है और एनर्जी से सारे काम चलते हैं। तो अब जो पानी के अंदर है, तो हम ज़मीन के ऊपर हैं, तो हमारे चारों वायुमंडल है, हवा है, उसमें से ऑक्सीजन हम इनहेल कर ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दे रहे हैं। लेकिन जो जीव पानी के अंदर हैं
उनको कहाँ से जो है ऑक्सीजन प्राप्त हो रही है? इस बात को कभी आपने सोचा है? हाँ, जो जल है, पानी है या कोई भी द्रव है, उसमें हर प्रकार के गैस की, कुछ गैसेस की एकदम विलेयता नहीं होती, लेकिन गैसों की भी विलेयता होती है। अर्थात द्रव पदार्थ में गैस भी घुलते हैं, गैस भी घुलती है। अब सोचिए कि समुद्र है, नदी है, तालाब है, झीलें हैं, उसमें पानी है, उसके ऊपर हवा है, हवा में ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, हर प्रकार की गैस उसमें जो है घुलती है। अब घुलती है यानी कि गैस जब जल में घुलेगी, यानी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो भी गैसें हैं जब जल में घुलेंगी, तो जो जल में रहने वाले जीव हैं उस पानी में घुलने वाले ऑक्सीजन को ही ले करके, अब उनका लेने का तरीका अलग अलग है, प्राकृतिक उनके अंग होते हैं उसको लेने के लिए, तो उस ऑक्सीजन को ग्रहण करके वो जिंदा रहते हैं। अर्थात अगर उनको ऑक्सीजन नहीं मिलता तो जिंदा कैसे रहते? उनको ऑक्सीजन मिल रहा है तो वो ऐसे मिल रहा है क्योंकि ऑक्सीजन जल में विलेय है, घुल रहा है, यानी कि गैसों की भी विलेयता होती है। अब जरा सोचिए, अगर गैसों की विलेयता कह दे कि गैस उसमें घुल रही है, तो मान लीजिए कि ये तालाब का पानी है और ऊपर हवा है, हवा में M2O2 H2 CO2 तमाम तरह की गैसेस हैं। अब अगर पानी में हवा की ये सब गैसें घुल रही हैं तो क्या उसकी लिमिट नहीं होगी? होगी ना। यानी ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, हाइड्रोजन हो, कोई भी गैस हो, उसका जल में घुलने की एक जो है एक आयतन में, जल के एक निश्चित आयतन में निश्चित ताप पर गैस की निश्चित मात्रा ही घुल सकती है। जैसे परिभाषा बना था विलेयता का, यानी कि निश्चित ताप पर विलायक पदार्थ में एक जो विलेय पदार्थ है उसकी निश्चित मात्रा ही घुल सकती है। ठीक उसी तरह से पानी में या किसी भी द्रव में जो गैस है, यहाँ पे पानी की बात कर रहे हैं, पानी में जो ऑक्सीजन है वह एक निश्चित मात्रा तक ही घुल सकता है। अब जब ऑक्सीजन पानी में घुलता है तो एक निश्चित मात्रा तक ही घुलता है। अब ये जो तालाब है, तालाब में मछलियाँ हैं और पेड़ पौधे हैं। अब ये क्या करते हैं कि इस ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन के थ्रू अपने प्राकृतिक अंगों द्वारा ऑक्सीजन को लेते हैं। जब ऑक्सीजन को लेते हैं तो पानी में घुले हुए ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे कम होती है। जब पानी में घुले हुए ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे कम होती है, तब उस ऑक्सीजन की मात्रा को जो इसमें कम हो रहा है उसको बढ़ाने के लिए, यानी एक निश्चित मात्रा तक रखने के लिए जो ऊपर की ऑक्सीजन है वो धीरे धीरे और घुलती चली जाती है। इस तरह ऑक्सीजन की कमी नहीं हो पाती। अगर ऐसा होता कि एक बार ऑक्सीजन जितना पानी में घुल गया उससे अधिक ऑक्सीजन नहीं घुलेगा, तब तो पानी में उपस्थित जीव उतने ऑक्सीजन को ग्रहण करके उसके बाद मर जाते। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी भी द्रव में किसी भी विलेय पदार्थ की एक निश्चित मात्रा घुल सकती है, और जब ऊपर से ऑक्सीजन घुलने के लिए हमेशा रेडी है, प्राप्त है, तब ऑक्सीजन जो है, अगर यहाँ से ये जो जलीय जीव है ऑक्सीजन को ग्रहण करते रहेंगे तो जल में घुले हुए ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है और वायुमंडल की ऑक्सीजन उसमें घुलती चली जाती है। यही जो लगातार होता रहता है। इसके कारण जो जलीय जीव है वो ऑक्सीजन प्राप्त कर लेते हैं और आसानी से जीवित रह पाते हैं। इस प्रकार से जो गैस है उसको भी द्रव में घोला जा सकता है, घुल जाता है। अब ये किन किन बातों पर जो है डिपेंड करेगा, आइए देखते हैं। तो किसी गैस का किसी द्रव में जो घुलने की मात्रा है अर्थात विलेयता है, उसको हम गैसों की द्रव में अवशोषण गुणांक के नाम से जानते हैं। यानी कि कोई भी गैस किसी द्रव में जो घुल रही है उसका अवशोषण गुणांक के रूप में उसको हम जानते हैं कि वह कितना अधिक घुलेगी, कितना कम घुलेगी। तो अवशोषण गुणांक क्या है? किसी भी द्रव के इकाई आयतन में, इकाई आयतन मतलब 1 लीटर, किसी भी द्रव के इकाई आयतन में तथा निश्चित ताप पर और एक वायुमंडलीय दाब पर, क्योंकि जब किसी बर्तन में पानी है या कोई द्रव है, ऊपर से गैस इसमें घुल रही है, तो जितना अधिक प्रेशर रहेगा गैस उतना ही अधिक उसमें जो है घुलेगी, उतना अधिक उसमें जो है घुलने का प्रयास करेगी। इसलिए बोला जा रहा है कि गैसों का अवशोषण गुणांक क्या है? किसी द्रव के इकाई आयतन में एक निश्चित ताप पर और एक वायुमंडलीय दाब पर किसी गैस की जितनी मात्रा घुल सकती है। फिर से सुन लीजिए,
विलायक पदार्थ यानी द्रव के इकाई आयतन में एक वायुमंडलीय दाब तथा एक निश्चित ताप पर गैस की जितनी मात्रा घुल सकती है उस मात्रा को उस गैस का उस द्रव में अवशोषण गुणांक कहते हैं। उस द्रव में क्योंकि अलग अलग द्रवों में किसी गैस की घुलने की मात्रा अर्थात अवशोषण गुणांक अलग अलग हो सकती है। क्योंकि द्रव का जो घनत्व है, प्रकृति है और अणुओं की संख्या है, अणुओं का घनत्व सब अलग अलग होते हैं। इसलिए प्रत्येक गैस का अवशोषण गुणांक अलग अलग द्रवों के लिए अलग अलग होता है। इस तरह से यहाँ पर एक चार्ट बनाया गया है। 20 डिग्री सी पर जल में कुछ गैसों के अवशोषण गुणांक का देख सकते हैं। हीलियम का 0.009, नाइट्रोजन का 0.015, हाइड्रोजन का 0.017, ऑक्सीजन का 0.028, कार्बन डाइऑक्साइड का 0.88, हाइड्रोजन सल्फाइड का 2.62, HCl का 4.4। HCl क्या होती है? गैस होती है, हाइड्रोक्लोरिक गैस। वो जब पानी में घुल जाती है तब वह जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाता है। NH3 अमोनिया, इसका 7.1। देखिए बढ़ते क्रम में दिया गया है। किसी भी गैस का अवशोषण गुणांक जितना अधिक होता है वह उस द्रव में उतना ही अधिक घुल सकती है, उस द्रव में वह उतना ही अधिक घुलती है। इस तरह से अवशोषण गुणांक की सहायता से ये हम जान सकते हैं कि कोई भी द्रव किसी गैस को कितना अपने अंदर घुल सकता है या कोई भी गैस किसी द्रव में कितना घुल सकती है। अर्थात विलेयता, गैसों की द्रव में विलेयता हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? अवशोषण गुणांक की सहायता से, जिसकी परिभाषा यहाँ पर लिखी हुई है। अब इसी को लेकर के हेनरी का नियम है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोर्ड में कई बार पूछा है। आइए देखते हैं हेनरी का नियम। देखिए स्टूडेंट्स, हेनरी का नियम, हेनरी ने बताया कि किसी भी द्रव में जब कोई गैस घुलती है तो उस गैस को घुलने को लेकर के घुलने की मात्रा और उसके दाब में क्या संबंध है। हालांकि हम इस बात बहुत अच्छे तरह से समझ सकते हैं कि किसी भी द्रव में किसी भी गैस के घुलने की मात्रा किन किन बातों पर डिपेंड कर सकती है। पहली बात कि तापमान पर, तापमान अधिक होने पर आयतन अधिक होगा, आयतन अधिक होने पर विलेयता भी प्रभावित होगी। दूसरा दाब पर, जब दाब अधिक रहेगा तब गैस को द्रव में जाने के लिए अधिक दाब होने के कारण वो उसमें अधिक घुलेगी। और अगला विलायक के आयतन पर, विलायक का आयतन जितना अधिक होगा गैस की मात्रा उतनी ही अधिक घुलेगी। तो जो हेनरी का नियम है बहुत अच्छे से समझ लिए, हेनरी का नियम किसके बीच में है? किसी भी द्रव में जब कोई गैस घुल रही है तो गैस के दाब और द्रव में घुले हुए गैस की मात्रा के बीच में क्या संबंध होता है, वही हेनरी का नियम कहता है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। अर्थात जितना अधिक दाब बढ़ेगा उस गैस की जो विलेयता है उतना ही अधिक बढ़ेगी। अर्थात अगर गैस की विलेयता को हम मान लेते हैं कि गैस का जो भार है, जो गैस जो द्रव में घुल रहे हैं उसकी मात्रा को m से लिख दे रहे हैं, तो किसी भी गैस का द्रव में विलेयता जो है वह किस पर डिपेंड करती है? उसके प्रेशर पर, उसके दाब पर। यानी m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। यहाँ पर हम लिखेंगे कि m इज इक्वल टू kp, क्योंकि जहाँ कहीं भी साइंस में प्रोपोर्शनल होता है वहाँ पर कांस्टेंट दिया जाता है, यानी कि m इज इक्वल टू kp। यदि यहाँ पर p बराबर एक वायुमंडलीय दाब रख दें, यानी एक वायुमंडल दाब रख दें, तो m इज इक्वल टू k हो जाएगा। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि m क्या है? स्थिर ताप पर किसी गैस के द्रव में विलेयता, p क्या है? उसका जो है दाब है, और k क्या है? असमानुपाती स्थिरांक है। ठीक है, तो हेनरी के नियम तक याद करिए। इसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे और उसके बाद हम लोग आएंगे ठोसों के विलेय पर। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।